हेलो एवरीवन, मेरे क्लो अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 वन लाइनर रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट का कंप्लीट डायरेक्ट रिवीजन हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने डिटेल में कर लिया था और अब हम क्या करने वाले बेटा, इम्पोर्टेंट सेक्शन को भी मैंने आपको वहाँ पर उस क्लास में कवर करवाया था और जो हाई एंड जो फैक्ट और जो कंसेप्ट है वो भी मैंने आपको उस क्लास में करवाया था। इस किस में आपके सेक्शन पूछे जा सकते हैं, कौन से सेक्शन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो जेडीए जेलों में पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पर बताया था। आज हम इस सेशन में वो वन लाइनर रिवीजन करेंगे जो आपका डायरेक्ट है ना, उसका हर एक क्लोज का हर एक सेक्शन का वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या उसमें रहेगा, वो सारी कुछ आज हम इस सेक्शन में जानकारी है जो मैं बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। लगभग आपके इसमें 150 से 200 क्वेश्चन लगभग वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। जो भी बच्चे इस क्लास को अभी देख रहे हैं लाइव और या बाद में इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे तो बस अपना डायरेक्ट पास में रखें या फिर आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें। ये डायरेक्ट की जो वन लाइनर आपके जो पीडीएफ है वो भी आपको आपके क्लास के खत्म होने के बाद में आधे घंटे के बाद में आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है बेटा, जो भी आप मेरे अकेडमी की एप्लीकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं उन सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और जो मेरे अकेडमी की एप्लीकेशन के साथ में जुड़े हुए नहीं हैं तो वो बच्चे क्या करेंगे कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस टेस्ट सीरीज या उस कोर्स को परचेज करने के बाद में वो सारा कुछ मटेरियल आप पा सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए देखिए, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था? इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, When did the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013 come into force? कब हुआ था? 1 जनवरी 2014 को हुआ था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट? भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013। निजी कंपनियों के प्राइवेट कंपनी के लिए भूमि अर्जन हेतु कितने प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति आवश्यक होगी? तो कम से कम 80%, एटलीस्ट 80% क्या होना चाहिए? भूमि अर्जन हेतु प्रभावित परिवारों को पूर्व सहमति आपको जरूरी होनी चाहिए निजी कंपनियों के लिए। पब्लिक प्राइवेट भागीदारी ट्रिपल पी परियोजनाओं के लिए कितने प्रतिशत प्रभावित परिवारों के लिए सहमति आवश्यक होगी? तो वहां पर कम से कम 70%। ठीक है, क्रॉस चेक जरूर करते रहना बेटा डायरेक्ट में। अधिनियम की किस धारा के तहत प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर को परिभाषित किया गया है? सेक्शन 3A के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटर को डिफाइन कर रखा है बेटा। प्रभावित कुटुंब यानी अफेक्टेड फैमिली की परिभाषा किस सेक्शन में बताई गई है? तो सेक्शन 3 के क्लोज C में बता रखा है। भूमिहीन कृषि श्रमिक को प्रभावित कुटुंब माने जाने के लिए अर्जन से पूर्व कितने वर्षों तक उस भूमि पर निर्भर होना आवश्यक है? 3 वर्ष। कृषि भूमि या एग्रीकल्चरल लैंड की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 3D में।
समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 3E में। कलेक्टर की परिभाषा किस धारा में दी गई है? सेक्शन 3G में। अर्जन की लागत कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की परिभाषा किस धारा में? 3I में। विस्थापित कुटुंब को किस धारा में परिभाषित किया गया है? सेक्शन 3K में। क्या कुटुंब की परिभाषा में अवयस्क भाई और बहनें शामिल होगी? तो हाँ, बिल्कुल शामिल होगी। धारा 3 का ड के तहत यानी M में आपको ये सारी चीज बताई गई है। भूमि की परिभाषा दी गई है। डिफिनीशन ऑफ लैंड इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? 3 के क्लोज P में। लैंडलेस व्यक्ति को किस धारा में परिभाषित किया गया? 3Q में। भूस्वामी की परिभाषा किस धारा में परिभाषित की गई है? तो 3R में। सीमांत कृषक जो मार्जिनल फार्मर के पास अधिकतम कितनी असिंचित भूमि हो सकती है? 1 एकड़ तक। कितनी हो सकती है? 1 एकड़ तक। बाजार मूल्य को किस धारा में परिभाषित किया गया है? 3U में। कितना परिभाषित किया गया है? 3U में। हितवत व्यक्ति की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 3X में। कहां पर दे रखी है? 3X में दे रखी है। लोक प्रयोजन पब्लिक पर्पज को किस धारा में तहत परिभाषित किया गया है? धारा 3ZA में। अपेक्षक निकाय यानी रिक्वायरिंग बॉडी की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 3ZB में। छोटा कृषक स्मॉल फार्मर के पास अधिकतम कितनी असिंचित भूमि हो सकती है? 2 एकड़ तक हो सकती है। छोटा कृषक जो भी होगा। कहां दे रखा है? 3ZE में। सामाजिक समागत निर्धारण SIA अध्ययन का प्रावधान किस धारा में बताया गया है? सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सेक्शन 4 में बता रखा है। SIA अध्ययन को इसके प्रारंभ होने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है? 6 महीने के भीतर। SIA के लोक सुनवाई पब्लिक हियरिंग का प्रावधान किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 5 में। SIA रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 7 में। विशेषज्ञ समूह में कितने एक सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक नॉन ऑफिशियल सोशल साइंटिस्ट होते हैं? तो 2 होते हैं। सेक्शन 7 के क्लोज 2A में ये डिफाइन कर रखा है। विशेषज्ञ समूह को अपनी सिफारिश कितने समय के भीतर देनी होती है? तो 2 महीने के भीतर देनी होगी। यदि आवश्यकता अर्जेंसी के प्रावधान लागू किए जाते हैं तो SIA अध्ययन से छूट देने की शक्ति किस धारा में है? सेक्शन 9 में। खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध किस धारा में दिए गए हैं? सेक्शन 10 में। सामान्य नियम के रूप में किस प्रकार की भूमि का अर्जन नहीं किया जा सकेगा? सिंचित बहुफसली भूमि। संचित बहुफसली भूमि के अर्जन पर प्रतिबंध किन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा? रेखीय परियोजनाओं जैसे रेल, राजमार्ग पर या जो भी लाइनियर या जो प्रोजेक्ट है जैसे रेलवे, हाईवेज। सेक्शन 10 क्लोज 4 का प्रोविजन ये आपका 1 लाइनर का क्वेश्चन बना रहेगा। भूमि अर्जन के लिए प्रारंभिक अधिसूचना यानी प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन किस धारा के तहत जारी किया जाता है? सेक्शन 11 के तहत जारी किया जाता है। प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद कितने समय के भीतर भूमि अभिलेखों को अद्यतन किया जाएगा? 2 महीने के भीतर किया जाएगा। प्रारंभिक सर्वेक्षण और प्रवेश की शक्ति सेक्शन 12 में है। किसी निवास गृह में प्रवेश करने से पूर्व कितनी पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? कम से कम 7 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। सर्वेक्षण के दौरान हुई नुकसानी के लिए समुदाय पेमेंट ऑफ डैमेजेस का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत बताया गया? सेक्शन 13 के अंतर्गत बताया गया है।
विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के बाद कितने समय में प्रारंभिक अधिसूचना जारी न होने पर एसआईए रिपोर्ट निर्गत एवं लैप्स हो जाएगी? सेक्शन 14 के तहत 12 महीने के भीतर। प्रारंभिक अधिसूचना पर आक्षेपों की सुनवाई या हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन का प्रावधान किस धारा में बताया गया है? सेक्शन 15 में बताया गया है। ऑब्जेक्शन दर्ज करने की समय सीमा क्या होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ऑब्जेक्शन जो दाखिल करना है तो प्रारंभिक अधिसूचना की जो भी आपको अधिसूचना मिलती है तो उसके 60 दिनों के भीतर आपको करना होगा। प्रशासक द्वारा पुनर्वासन या पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करने का प्रावधान किस धारा में बता रखा है? तो ये सेक्शन आपके 16 में बता रखा है बेटा। आर स्कीम का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू किसके द्वारा किया जाएगा? कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। सेक्शन बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 43, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा किस धारा के तहत की जाती है? तो सेक्शन 19 के तहत की जाती है बेटा। बहुत ही सिंपल और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ बेटा। अगर आप इस चैनल पर प्रथम बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए मेरे अकेडमी का एप्लीकेशन भी इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपके जेएलओ की बहुत ही शानदार तरीके से आपके टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। अब दोबारा मत पूछना बेटा, ठीक है। चलिए, प्रारंभिक अधिसूचना से अंतिम घोषणा जारी करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? 12 महीने। सेक्शन 19 का क्लोज 7 दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, चलिए ये लीजिए। ओके, हितभर व्यक्तियों की सूचना किस धारा में तहत दी जाती है? सेक्शन 21। हितभर व्यक्तियों को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होने के लिए कम से कम कितना समय दिया जाएगा? 30 दिन का समय दिया जाएगा। कलेक्टर द्वारा जांच और भूमि अर्जन अधिनियम किस धारा में दी गई है? सेक्शन 23 में दी गई है। 1894 के भूमि अर्जन अधिनियम के तहत कार्यवाही अगर लैप्स होने का प्रावधान किस धारा में बताया गया? सेक्शन 24 में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 49, 1894 के अधिनियम की कार्यवाही अगर लैप्स होने के लिए अवधि कितने वर्ष पूरा बना होना चाहिए? जहां पर कब्जा या प्रतिक्रमण नहीं दिया गया हो तो वहां पर 5 वर्ष या उससे अधिक पूरा होना जरूरी है। सेक्शन 24 का क्लोज 2 ये बताता है। कलेक्टर को अंतिम घोषणा यानी सेक्शन 19 के बाद कितने समय के भीतर अपना अधिनिर्णय अवार्ड देना अनिवार्य है? तो 12 महीने के भीतर आपको देना अनिवार्य है। सेक्शन 25 ये बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 51, भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू किस धारा के तहत किया जाता है? सेक्शन 26 के तहत किया जाएगा। बाजार मूल्य का निर्धारण करने की तिथि क्या मानी जाती है? तो धारा 11 के तहत अधिसूचना की तिथि के तहत माना जाएगा। प्रतिकर की रकम का अवधारण डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन किस धारा में बताया गया? सेक्शन 27 में बता रखा है बेटा। कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णय करते समय ध्यान में रखे जाने वाले मापदंड यानी पैरामीटर्स किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 28 में बता रखा है। भूमि से संलग्न वस्तुओं, ये वो सेक्शन है जहां पर आपके बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं सेक्शन रूप में, ठीक है। तो इनको आप इसी वे में याद करेंगे, ऐसे नहीं कि आप इनके अंदर के कंटेंट भी पढ़ो, ठीक है। चलिए, भूमि से संलग्न वस्तुओं के जैसे पेड़ भवन के मूल्य का अवधारण किस धारा में बता रखा है? तो सेक्शन 29 में बता रखा है। ये चलिए, ठीक है। शोषण यानी सोल्टियम प्रदान करने का प्रावधान किस धारा में है? सेक्शन 30 में। शोषण बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर मेरी इंग्लिश वाली प्रोनाउंसिएशन अगर आपको गलत लगे तो आप हिंदी रिकमेंड कर लेना बेटा, ठीक है। कभी कभी क्या है कि मिस हो जाती है। शोषण की राशि कुल प्रतिकर का कितने प्रतिशत होता है? तो 100% होगा। सेक्शन 30 का क्लोज 1 में ये डिफाइन कर रखा है। कलेक्टर द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम आरआर अवार्ड किस धारा के तहत परिभाषित किया गया, पारित किया गया? तो सेक्शन 31 के तहत। अवसंरचनात्मक सुख सुविधाओं का उपबंध प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एमिनिटीज
किस धारा में बता रखा है, सेक्शन 32। कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णय को शुद्ध यानी करेक्शन ऑफ अवार्ड करने की शक्ति किस धारा में है, सेक्शन 33। अधिनिर्णय की लिपि के भूल से कितने समय के भीतर सुधारा जा सकता है, तो अधिनिर्णय की तारीख से 6 महीने के भीतर सुधारा जा सकता है। जांच या स्थगन नन एडजमेंट ऑफ इंक्वायरी की शक्ति कलेक्टर को किस धारा में दी गई है, सेक्शन 34 में दे रखी है। साक्ष्यों को समन करने की शक्ति किस धारा में, सेक्शन 35 में है। कलेक्टर का अधिनिर्णय अंतिम या निश्चय साक्ष्य कब हो सकता है, जब वह कलेक्टर के कार्यालय में फाइल कर दिया जाता है, सेक्शन 37। भूमि का भौतिक कब्जा टेकिंग पोजीशन लेने की शक्ति किस धारा में बता रखी है, सेक्शन 38। कब्जा लेने से पूर्व क्या सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है, तो प्रति करोड़ आर हकदारों का पूर्ण भुगतान हुआ या नहीं हुआ, वो सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है। भू स्थानिक विस्थापन मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट की दशा में अतिरिक्त प्रतिकर का प्रावधान किस धारा में बता रखा है, सेक्शन 39 में बता रखा है। अर्जेंसी की दशा में भूमि अर्जन की विशेष शक्तियां किस धारा के अंतर्गत, सेक्शन 40 में है। अर्जेंसी क्लॉज के तहत कब्जा लेने से पूर्व कितना प्रतिकर देना अनिवार्य है, तो प्राकृतिक प्रतिकर का 80%, सेक्शन 40 के क्लॉज 3 में बता रखा है। अर्जेंसी के तहत किसी भी भवन का कब्जा लेने से पूर्व कितनी पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा, तो कम से कम 48 घंटे पूर्व आपको सूचना देना अनिवार्य होगा। अर्जेंसी के तहत अर्जन होने पर कितना अतिरिक्त प्रतिकर यानी एडिशनल कंपनसेशन देय होता है, तो 75% कुल प्रतिकर का, ठीक है, सेक्शन 40 का क्लोज 5। यानी जो सेक्शन 40 है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन तो बता दिए, लेकिन आप फिर से एक बार डायरेक्ट की लैंग्वेज को गो थ्रू जरूर कर लेना, ठीक है। कोई भी पॉइंट सेक्शन 40 का छूटना नहीं चाहिए। समझ गए मेरी बात को? ऑल क्लियर? कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर हम सेक्शन 40 को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए 72। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किस धारा में बता रखा है, तो सेक्शन 41 में बता रखा है। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन से पूर्व किसकी सहमति अनिवार्य है, संबंधित ग्राम सभा और पंचायत की अनिवार्यता यानी सहमति अनिवार्य है। SC/ST परिवारों को प्रतिकर पर कितना हिस्सा पहले किस्त के रूप में दिया जाएगा, तो 1/3 रकम यानी 1/3 अमाउंट आपको दिया जाएगा। 41 का क्लोज 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 74 है आप एक बार फिर से माइंड में रखना, ठीक है। यदि ST परिवारों को जिले के बाहर बसाया जाता है तो उन्हें कितना अतिरिक्त RR लाभ मिलेगा, तो 25% तो अतिरिक्त मिलेगा और 50,000 रुपए, ठीक है। ये सेक्शन आपके 41 का क्लोज 11 बताता है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक की नियुक्ति किस धारा के तहत होगी, तो वो 43 के तहत होगी। प्रशासक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त की नियुक्ति किस धारा में है, 44 में है। परियोजना स्तर या RR समिति यानी प्रोजेक्ट लेवल और RR कमेटी का गठन किस धारा में, 45 में है। RR समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो कलेक्टर होता है, सेक्शन 41 का क्लोज 1 कहता है, 45 का क्लोज 1, ठीक है। प्राइवेट बातचीत एंड प्राइवेट नेगोशिएशन के माध्यम से भूमि क्रय पर RR उपबंधों का लागू होना किस धारा में बता रखा है, 46 में बता रखा है। प्राइवेट क्रय की गई भूमि का सरकार द्वारा अर्जन होने पर मूल प्रतिकर बांटा जाएगा, तो ये 40% बांटा जाएगा 46 के क्लोज 6 में। क्वेश्चन नंबर 83, 40% प्रतिकर बांटने का नियम कब से लागू हुआ था, तो 5 सितंबर 2011 या उसके बाद क्रय पर यह लागू हुआ था। RR का राशि का परिमाण जमा किया जाना यानी क्वालिफिकेशन एंड डिपोजिट किस धारा में बता रखा है, सेक्शन 47 में। राष्ट्रीय निगरानी समिति
नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी की स्थापना किस धारा में? सेक्शन 48 में है। राज्य निगरानी समिति स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी को गठन 50 में किया गया है। लेरा अथॉरिटी की स्थापना किस धारा में की गई है? सेक्शन 51 में। LARR प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं? केवल एक व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होगा, जो सेक्शन 52 में डिफाइन कर रखा है। प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी की क्वालिफिकेशन किस धारा में? तो सेक्शन 53 में डिफाइन कर रखी है। पीठासीन अधिकारी बनने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो जिला न्यायाधीश होना चाहिए या रहा होना चाहिए, 7 वर्ष का विधि व्यवसाय किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। पीठासीन अधिकारी की पदावधि कितनी होगी? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पर जो भी पहले हो वो कंपलसरी है। सेक्शन 54। पीठासीन अधिकारी अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? समुचित सरकार को, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 58। पीठासीन अधिकारी को पद से हटाने एवं रिन्यूअल की जांच कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, ए जज ऑफ हाई कोर्ट। सेक्शन 58 क्लॉज 2। प्राधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होने का प्रावधान किस धारा में बताया गया है? तो सेक्शन 60 में बता रखा है। प्राधिकरण को अपना पंचायत अवार्ड कितने समय में देना होना होता है? तो 6 महीने के भीतर देना होगा। सेक्शन 60 क्लॉज 4। क्या प्राधिकरण की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल मानी जा सकती है। 61 के तहत। सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जित होना किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 63। कलेक्टर द्वारा लेरा प्राधिकरण को निर्देश या रेफरेंस किस धारा के तहत किया जाता है? सेक्शन 64 के तहत। यदि हितबद्ध व्यक्ति अवार्ड के समय उपस्थित था तो वह निर्देश रेफरेंस कितने समय में आवेदन कर सकता है? अवार्ड की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर कर सकेगा। सेक्शन 64 का क्लॉज 2 का एक प्रावधान। ठीक है बेटा। यदि व्यक्ति अवार्ड के समय उपस्थित नहीं था तो निर्देश रेफरेंस की समय सीमा क्या होगी? सूचना प्राप्ति के 6 सप्ताह या अवार्ड से 6 महीने के जो भी पहले हो। प्राधिकरण को कलेक्टर का कथन किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 65। प्राधिकरण द्वारा अमुक कार्य का सार्वजनिक होना किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 68। प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णय का अवधारण डिटर्मिनेशन ऑफ अवार्ड किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 69। प्राधिकरण बाजार मूल्य पर कितने प्रतिशत बाजार ब्याज प्रदान करेगा? 12% ब्याज है वो 69 के क्लॉज 2 के तहत प्राधिकरण बाजार मूल्य पर होगा 12%। अधिनिर्णय का प्रारूप फॉरम ऑफ अवार्ड किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 70 में बता रखा है। टैक्स तय करने का प्रावधान किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 71 में बता रखा है। कलेक्टर को आदि के प्रतिकर का ब्याज इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंपनसेशन देने का निर्देश है 72 के तहत। आदि के प्रतिकर का प्रथम वर्ष के लिए ब्याज दर क्या होगी? 9% होगी। यदि आदि के प्रतिकर का भुगतान 1 वर्ष बाद होता है तो ब्याज क्या दर होगी? 15%। बेटा एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये वन लाइनर 2 से 3 बार आपने देख लिया तो आपका लैंड एक्विजिशन का जो 8 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपके, तो वो क्वेश्चन आपके इन वन लाइनर में से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस मिस मत करना। ठीक है, चलिए। यदि आदि के प्रतिकर का भुगतान 1 वर्ष बाद होता है तो ब्याज दर क्या होगी? 15%। बहुत ही मेहनत लगी बेटा आप लोगों के लिए किया जा रहा है। प्राधिकरण के निर्णय के आधार पर प्रतिकर का पुनर्अवधारण यानी रीडिटर्मिनेशन किस धारा में बताया गया? सेक्शन 73 में। पुनर्अवधारण के लिए आवेदन की समय सीमा क्या होगी? 30 दिन होगी। 73 का क्लॉज 1। उच्च न्यायालय पर अपील का प्रावधान 74 में बता रखा है। उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की समय सीमा 60 दिन है अधिनिर्णय की। प्रतिकर के प्रभागन एप्रोप्रिएटमेंट का प्रावधान किस धारा में? 75 में है। प्रभागन के बारे में विवाद डिस्प्यूट ऑफ एप्रोप्रिएटमेंट किस धारा के अंतर्गत बता रखा है? तो ये आपके 76 में बता रखा है। प्रतिकर का संदाय किस धारा में है? 77 में है। यदि हितबद्ध व्यक्ति प्रतिकर लेने से इनकार करे तो कलेक्टर क्या करेगा? राशि LARR प्राधिकरण में जमा करवा देगा।
77 के क्लोज 2 में। अन्य संक्रमण करने के लिए असक्षम व्यक्ति की भूमि के लिए मामले में धन का विनियोजन इन्वेस्टमेंट किस धारा में 78 में। कब्जा लेने से पूर्व प्रतिकर न देने पर कलेक्टर को कितने प्रतिशत ब्याज देना होगा? 9% और 1 वर्ष के बाद में 15% देना होगा। सेक्शन 80 बंजर या कृषि भूमि का अस्थायी अधिभोग किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 81 में। भूमि का अस्थायी अधिभोग अधिकतम कितनी अवधि के लिए किया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए और 3 ईयर। सेक्शन 81 क्लोज 1 पर प्रतिकर का प्रावधान किस धारा में? सेक्शन 82 में। यदि अस्थायी अधिभोग के बाद भूमि स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो जाए तो क्या होगा? सरकार को भूमि स्थायी रूप से अर्जित करनी होगी। 82 का क्लोज 2 का प्रोविजो। मिथ्या जानकारी फॉल्स इंफॉर्मेशन देने का दंड का प्रावधान किस धारा में? सेक्शन 84 में। मिथ्या जानकारी देने पर अधिकतम सजा क्या होगी? 6 महीने का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से होगा। अधिकतम अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन यानी कंट्रावर्शन के लिए शास्त्र किस धारा में? 85 में। उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान क्या है? 6 महीने से 3 वर्ष तक का कारावास। 6 महीने से 3 वर्ष तक का कारावास। कंपनियों के द्वारा अपराध सेक्शन 86 के अंतर्गत बता रखा है। सरकारी विभागों द्वारा अपराध किस धारा में? 87 में बता रखा है। सरकारी विभाग के अपराध में दोषी किसे माना जाएगा? विभाग के प्रधान हेड ऑफ डिपार्टमेंट को माना जाएगा। अपराधों का संज्ञान कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस किस धारा में? 88 में। कौन सा कोर्ट अपराधों का विचारण करेगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनिम्न न्यायालय जो भी होगा वो करेगा। अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय या असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल या कॉग्निजेबल, तो असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन 89 के तहत होगा। मजिस्ट्रेट द्वारा भूमि का अभ्यर्पण यानी सरेंडर प्रवर्तित करना किस धारा में? सेक्शन 91। सूचना की तामील का प्रावधान किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 92। भूमि अडल से प्रत्याहृत विड्रॉल होने की सरकार की शक्ति किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 93 में। सरकार अर्जन से कब तक प्रत्याहृत विड्रॉल हो सकती है? भूमि का कब्जा लेने से पूर्व न विड्रॉल कर सकती है। सेक्शन 93 के क्लोज 1 में बता रखा है। किसी भी घर या भवन में केवल एक बार का अर्जन किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 94 में। आयकर और स्टाम्प शुल्क से छूट किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 96 में। क्या धारा 96 के तहत खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। 96 कहता है ये। प्रमाणित प्रति का साक्ष्य के रूप में ग्रहण सर्टिफाइड ऑफ कॉपी एज एविडेंस किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 97 में बतला रखा है। अधिनियम के तहत वाद दायर करने से पूर्व कितने समय की सूचना नोटिस देना अनिवार्य है? तो 1 महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य है। सेक्शन 98 भी आपको बताता है। प्रयोजन में परिवर्तन चेंज ऑफ पर्पस की मनाही किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 99 में। स्वामित्व में परिवर्तन की मनाही नो चेंज ऑफ ऑनरशिप किस धारा में बतला रखा है? सेक्शन 100 में। अनुपयोगित भूमि की वापसी रिटर्न ऑफ अनलिस्टेड लैंड का प्रावधान किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 101 में बता रखा है। अधिग्रहित भूमि को कितने वर्ष अनुपयोगित रहने का वापस किया जाएगा? 5 वर्ष के बाद में किया जा सकता है। अनुपयोगित भूमि किसे वापस की जाती है? मूल स्वामी या भूमि बैंक को की जाएगी। बिना विकास के उच्चतर मूल्य पर भूमि अंतरित करने का वर्धित मूल्य का साझा किस धारा में बता रखा है? 102 में बता रखा है। वर्धित मूल्य का कितने प्रतिशत मूल भूस्वामियों के साथ बांटा जाएगा? तो 40% बांटा जाएगा। 102 में बता रखा है। सरकार का भूमि को पट्टे पर लेने का विकल्प किस धारा में बता रखा है? सेक्शन 104 में बता रखा है। अधिनियम के प्रावधानों का कतिपय अधिनियम पर लागू नहीं होगा किस धारा में? 105 में बता रखा है। छूट प्राप्त अधिनियम किस अनुसूची में दे रखा है? चौथी अनुसूची में बता रखा है। केंद्र सरकार को अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किस धारा में बता रखा है? 106 में बता रखा है। राज्य विधानमंडलों की अधिक लाभदायक कानून बनाने की शक्ति किस धारा में बता रखा है? 107 में।
प्रभावित परिवारों को बेहतर लाभ चुनने का विकल्प ऑप्शन किस धारा में है? 108 में। नियम बनाने की शक्ति किस धारा में? 109 में। नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त? समुचित सरकार को। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष कितने दिनों के लिए रखा जाएगा? तो 30 दिनों के लिए रखा जाएगा। कठिनाई को दूर करने की शक्ति 113 में बता रखा है। कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश देने की समय सीमा क्या है? 2 वर्ष, प्रारंभ से 2 वर्ष। निरसन और व्यावटी 114 के अधिनियम को निरस्त और रिपेल किया गया है। भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? प्रतिकर के घटक और होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। पहले अनुसूची के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए बाजार मूल्य का गुणनफल क्या होगा? तो 1 होगा। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? अवसंरचनात्मक सुख सुविधाओं से संबंधित है। चौथी अनुसूची में कितने अधिनियमों में सूचीबद्ध किया गया? 13 अधिनियम में सूचीबद्ध किया गया है। शहरी क्षेत्रों में मकान के बदले वित्तीय सहायता न्यूनतम कितनी होगी? तो 1,50,000 होगी। सिंचाई परियोजना में कृषि भूमि होने पर परिवार को न्यूनतम कितनी भूमि आवंटित की जाएगी? 1 एकड़ की जाएगी। SC/ST परिवार को सिंचाई परियोजना में कितनी भूमि आवंटित की जाएगी? 2.5 एकड़ अधिकृत भूमि के बराबर की जाएगी। रोजगार के विकल्प के रूप में एक मुश्त जा सकती है तो 5 लाख रुपए दी जा सकती है। वार्षिक के विकल्प प्रतिमाह न्यूनतम कितनी राशि मिलती है? 2,000 का प्रतिमाह 20 वर्षों तक मिलेगी। विस्थापित परिवारों को 1 वर्ष तक कितना जीवन निर्वाह अनुदान दिया जा सकता है? 3,000 का प्रतिमाह दिया जा सकता है। विस्थापित परिवार को एक मुश्त परिवहन खर्च ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना मिलता है? 50,000 रुपए मिलता है। पशु बाड़े या छोटी दुकान के लिए कितनी न्यूनतम वित्तीय सहायता दी जा सकती है? 25,000 रुपए। कारीगरों के एक मुश्त कितनी न्यूनतम अनुदान राशि दी जाएगी? 25,000 रुपए। प्रत्येक विस्थापित परिवार को एक मुश्त और पुनर्व्यवस्थापन भत्ता रीसेटलमेंट अलाउंसेंस कितना दिया जाएगा? 50,000 रुपए। आवंटित भूमि या मकान स्टाम्प शुल्क का वहन कौन करेगा? अपेक्षक निकाय रिक्वायरिंग बॉडी करेगी। तीसरी अनुसूची के अनुसार उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी दूरी पर होता है? 2 किलोमीटर के भीतर होगा। कितने परिवारों पर एक सामुदायिक केंद्र होना जरूरी है? तो 100 परिवारों पर एक सामुदायिक केंद्र होना जरूरी है। सामुदायिक सभा के लिए चौपाल कितने परिवारों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी? 25 परिवारों पर करवाई जाएगी। गांव के डाकघर में कौन सी सुविधा होना अनिवार्य है? बचत खाता की सुविधा होना अनिवार्य है। शिशुओं और माताओं के पोषण के लिए स्थापित किया जाना चाहिए आंगनबाड़ी केंद्र। क्या 2013 अधिनियम के लागू होने पर पुराना अधिनियम 1894 के तहत पारित अवार्ड की कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल, धारा 24 के तहत जारी रहेगी। बहुफसली भूमि के अर्जन के बदले में सरकार क्या विकसित करेगी? समान क्षेत्रफल की बंजर भूमि विकसित करेगी। 2013 के दिन में कुल कितनी अनुसूचियां बता रखी है? राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 4 अनुसूचियां बता रखी है बेटा, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। विद्युत अधिनियम 2003 को किस अनुसूची में रखा गया? चौथी अनुसूची में रखा गया है। क्या राज्य सरकार केंद्र के कानून से अधिक प्रतिकर देने वाला कानून बना सकती है? हाँ, 107 के तहत बना सकती है। दारा प्राधिकरण के निर्णय को विरुद्ध केवल किस न्यायालय में अपील की जा सकती है? उच्च न्यायालय में 74 के तहत। भूमि का अर्थ किस धारा के स्पष्टीकरण में दिया गया है? धारा 101 के अंतर्गत। 1894 के अधिनियम के तहत अवार्ड व्यक्तिगत होगा यदि कब्जा नहीं लिया गया है तो 5 वर्ष के अधिक वापस रिपीटेड हुआ बेटा। कलेक्टर को भूमि के मापन मेजरमेंट कराने की शक्ति किस धारा में? सेक्शन 20 में। यदि रिपीटेड में को लग रहा है। चलिए, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की भूमि अर्जन पर विशेष सुरक्षा भूमि धारा में है 26 को 30 में प्रोविजो में। क्या अस्थायी अधिभोग की भूमि वापस करना अनिवार्य? हाँ, 82 में। निजी कंपनी का अर्जन किस धारा में? सेक्शन 2+2 के बी में। विस्थापित परिवारों के लिए मकान का न्यूनतम कुर्सी क्षेत्र यानी प्लेन एरिया शहरी क्षेत्र में कितना होगा? 50 वर्ग मीटर। परियोजना को किस धारा में परिभाषित किया गया? सेक्शन 3 के वाई में।
यदि परियोजना भारत की संप्रभुता स्वामित्व से जुड़ी हुई है तो आवश्यकता में क्या माफ किया जा सकता है? तो 75% अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में किया जाएगा। क्या स्थानीय प्राधिकार लोकल अथॉरिटी में पंचायत और नगर पालिका शामिल होती है? तो हाँ, 3 के क्लोज एस में ये बता रखा है। ठीक है, तो ये तो था बेटा आपके लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट है उसका वन लाइनर। ठीक है, इसका हमने डिटेल में डायरेक्ट रीडिंग कर लिया। वन लाइनर हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब इसके बचे आपके एमसीक्यू, वो भी हम बहुत ही जल्द कवर करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे अभी हमारे साथ में नए जुड़े हैं मेरे अकेडमी के साथ में, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सारा कोर्स अवेलेबल है आपके कोर्स के अंतर्गत। अब उनको करना क्या है, लाइव क्लास को अटेंड करनी है, उसके अलावा आप 2 से 3 घंटे डेली निकालेंगे और जो पुराने वाले लेक्चर हैं वो आप जरूर देखेंगे। ठीक है, समय निकालकर आपको देखना है। डेली आपको 50 से 70 क्वेश्चन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के दौरान आप टेस्ट अटेंड कर रहे हो, वेल एंड गुड है, लेकिन टेस्ट सीरीज के अलावा भी आपके पास में अगर कोई भी गाइड वगैरह हो तो वहां से भी आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर बताया गया है वर्ल्ड लाइनर फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज में, वो तो करना ही है। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हो तो अपनी जो भी गाइड है आपके पास में उसको भी आप एक बार रेफर जरूर करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।